अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है फर्स्ट ईयर का, सॉरी सेकंड ईयर का जो है वो फर्स्ट चैप्टर है, जिसे चैप्टर 15 जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम जो है वो है होम्योस्टेसिस। ठीक है, इस होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि इसमें रेगुलेशन करवानी होती है प्लांट्स की, जिसमें आप वाटर को जो है और साल्ट्स को जो है मैनेज करवाते हैं किसी भी बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो प्लांट बॉडी की बात अगर करें तो हम जो है टर्म यूज़ करते हैं कि जो आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है उसको आपने बाहर वाले, एक्सटर्नल बाहर वाला, और ये इंटरनल टेम्परेचर, इसको कैसे जो है आपने बचाना है और प्रोटेक्शन देनी है, इस चीज़ को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये सारा प्रोसेस इंटरनल टेम्परेचर को या इंटरनल इन्वायरमेंट को, आप इसके लिए इन्वायरमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनल टेम्परेचर और इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल टेम्परेचर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, उस चीज़ को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो यही बनती है: द प्रोटेक्शन of internal temperature from the harms of the external temperature or fluctuations is known as homeostasis। अब मूव करते हैं हम सेकंड टर्म की तरफ, जिसे हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ओस्मो रेगुलेशन जो है ये वो मैकेनिज़्म होता है जिसके अंदर आप जो है रेगुलेशन करते हैं ऑर्गेनिज़म और उसके इन्वायरमेंट की। किन चीज़ों से करते हैं? वो हैं सॉल्यूट, गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। ये दो चीज़ें होती हैं सॉल्यूट और वाटर की, जो है एडजस्टमेंट हम करवाते हैं कि किस तरह से गेन होगा या लॉस होगा। सॉल्यूट में आप जो है सॉल्ट्स को मेंशन करेंगे या कोई आइंस हैं उनका कहेंगे। ठीक है, जब आप इन साल्ट्स और आइंस को जो है ना मैनेज करवाते हैं, या क्या गेन है, क्या हासिल किया, क्या बॉडी से अंदर आया, क्या बॉडी के अंदर गया, तो उसको हम जो है ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ये टर्म ओस्मोसिस से भी करती है, और रेगुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रेगुलेट करवाना। ठीक है, तो ये चीज़ें किसके दरमियान में होती हैं? ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट। इसकी एग्जांपल आप एक प्लांट से ले सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, इसके लीव्स हैं, इन लीव्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस हो रही है, या जो है बाहर हॉट टेम्परेचर है, हीट है, तो उस टाइम पे ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस जो है वो लीव्स इधर जो है वो ट्रांसपेरेशन जो है आपकी होगी। अच्छा जी, ये ट्रांसपेरेशन जब हो रही है तो इस टाइम में पानी जो है वो प्लांट की बॉडी से ज़्यादा बाहर आ रहा है, तो इसका कितना पानी जो है वो बाहर आएगा और अंदर जाएगा, ये किस कौन मैनेज करते हैं? ओस्मो रेगुलेशन मैनेज करती है। अगर जो है बाहर ज़्यादा हीट है और पानी बार बार बाहर जा रहा है, तो रूट्स क्या होंगी, वो ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी पानी, ताकि पानी की ट्रांसपेरेशन होती रहे और प्लांट वीक ना हो। ये थी हमारी ऑस्मो रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन जो है ये वो मैकेनिज्म होता है जिसमें एलिमिनेशन होती है नाइट्रोजनस वेस्ट की। नाइट्रोजनस वेस्ट में हम यूरिया लिख सकते हैं, यूरिन के ज़रिए भी ये होता है, यूरिक एसिड जो है वो बनता है और बॉडी से रिमूव होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा नाइट्रोजन एक्सक्रीशन ये जो है ना, आप समझ सकते हैं एनिमल्स में हो सकता है, ह्यूमंस में भी ऐसा होता है। ठीक है, प्लांट्स में नाइट्रोजन को जो है N2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इसको प्लांट्स डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन साइकिल का इस्तेमाल करते हुए वो जो हैं इसको चेंज कर लेते हैं नाइट्रेट
और नाइट्राइट्स में। ये दो चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए प्लांट बाद में इनको जो है ऑब्जॉर्प्शन कर लेता है सॉइल से, या फिर जो है वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है वो जब मूव करेगी साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें ये होता है कि नाइट्रोजन हवा में होती है, वो जब सॉइल में मूव करती है तो उसके बाद प्लांट जो है रूट के ज़रिए ये नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारी एक्सक्रीशन थी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं थर्मो रेगुलेशन पे, जो हमारी तीसरी टर्म है थर्मो रेगुलेशन। एक ओ जो है वो हमारा एक्स्ट्रा डल गया है। ये थर्मो रेगुलेशन जो है ये इंटरनल टेम्परेचर को मैनेज करवाता है। एक टॉलरेटर रेंज तक, टॉलरेटेबल रेंज तक मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी है वो हीट कितनी बर्दाश्त कर सकती है गर्मियों में, सर्दियों में। आपने देखा होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है, 48 हो गया, 46 हो गया, तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी का एहसास होने लगता है, हमारा बीपी लो हो जाता है, हमें जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, हमें नींद नहीं आती पंखे में, तो हम एसी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी बॉडी को जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके जाता है और हम जो है आराम से अपनी बॉडी को सुकून दे लेते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है। अच्छा, इसमें जो है ना हमारी बॉडी में जो नेचुरल अल्लाह ताला ने रखा है वो है कूलिंग प्रोसेस। इस कूलिंग प्रोसेस का नाम है जी स्वेटिंग। ये स्वेटिंग जो है हर ऑर्गेनिज्म में होती है, लाइक एनिमल्स में भी होती है, जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, ईटीसी, और ह्यूमंस में भी ना इस स्वेटिंग को आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है जबकि सर्दियों में नहीं होती। सर्दियों में हमें कूलिंग प्रोसेस अपना बॉडी का ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमें स्वेटिंग नहीं होती। जबकि गर्मियों में हमें कूलिंग प्रोसेस, जब फॉर एग्जांपल लाइट चली जाती है, हमें फ़ौरन से पसीना आना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको जो है रेगुलेट करना शुरू कर देती है। तो आपका जो होम्योस्टेसिस का चैप्टर है पेज नंबर 1 है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 3 डेफिनेशंस करनी है। एक होम्योस्टेसिस है, एक ऑस्मो रेगुलेशन है, एक एक्सक्रीशन, और ये थर्मो रेगुलेशन। 4 टर्म्स इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा इस पेज पे एक पैच भी दिया हुआ है, वो पैच भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया हुआ है। इसमें जो है होम्योस्टेसिस जो है वो सेंट्रल रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे वर्ड सेंट्रल का यूज़ किया गया है। सेंट्रल का मतलब होता है मेनली, ठीक है। किसी भी इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म के बॉडी को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस को इस्तेमाल किया जाता है। ये होम्योस्टेसिस क्या करती है, ये अडेप्टेशन करती है। अडेप्टेशन किस चीज़ की, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि पोलर बियर है, इस पोलर बियर में अभी तक अडेप्टेशन नहीं आई कि वो जो है हॉट एरियाज़ में सरवाइव कर सके, तो इधर होम्योस्टेसिस ने काम नहीं किया। इसके अलावा पेंगुइन्स हैं, इसके स्पेलिंग पेंगुइन्स हो गए। पेंगुइन्स में वो भी जो हैं वो सर्द वाले इलाके में रहते होते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में और इन जगहों पे। तो यहाँ पर जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है ये अडेप्टेशन बॉडी में लाता है, जिसकी वजह से आराम से एक जो है ना कांस्टेंट चेंजिंग आती रहती है और वो जो है एवोल्यूशन का बाइस बनती है। नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज़ कॉमन हो जाती है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।